बगैर वक्त गंवाए जिस दान पात्र को मूक होकर ये पाप होते देखना पड़ा, आज वो दान पात्र मुखर होकर बोलेगा, और बोलेगा तो पहला सवाल क्या रखेगा सामने, आइए दान पात्र से ही पूछते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो सवाल क्या है और एक्सपर्ट्स की निगाहों में उसका जवाब क्या हो सकता है। ये है पहला सवाल, चढ़ावा चोरी के कितने किरदार? ये जो 8 लोग जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, क्या उतने ही? इसमें एक कॉलम और है जहां पर नामजद एफआईआर की गई है 8 लोगों के खिलाफ, उसके बाद एक 9वां कॉलम है जो कहता है और अन्य। ये और अन्य नामों के साथ क्यों नहीं है? जैसे ये 8 नाम कैटेगोरिकली सामने लाए गए हैं एफआईआर के जरिए, ये बाकी और अन्य कौन है? क्या यही और अन्य महत्वपूर्ण है? ये जो पहला सवाल है, इसके संदर्भ में हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक बातें जरा आपको दिखानी जरूरी है जो आपके सामने, ये दान पात्र की गवाही के संदर्भ में यहां पर फ्लैश कीजिए, जरा बिग वॉल में फ्लैश कीजिए और यहां पर देखिए, बल्कि यहां पर सारे लोगों की सुविधा के लिए यहां फ्लैश करता हूं, चढ़ावा चोरी के कितने किरदार? साइड हेडर यहां आपको दिखाई देगा, चोरी के किरदार देखिए। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं, इस्तीफा हुआ है, स्वीकृत नहीं हुआ है, अब बैठक में वो स्वीकार किया जाएगा। जाहिर है ये प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसीजरल डिले यहां हो रहा है, क्या इसको कम किया जा सकता था? अगर ये इस्तीफा पहले होता तो महत्वपूर्ण लोग अगर अपने पद पर बने रहेंगे तो क्या जांच प्रभावित होगी? इनकी भूमिका क्या थी? मंदिर का प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन संभालना इनका काम था, दायित्व था। आरोप यह है कि प्रशासनिक लापरवाही बरती गई है और आरोप तो यहां तक है कि जानबूझकर उन्होंने कुछ जगहों पर आंखें मूंदी हैं। अब किरदार नंबर 2 की तरफ आपको ले आता हूं, अनिल मिश्रा। हालांकि ये नामजद एफआईआर में इनमें से कोई नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इनकी भूमिका अनिल मिश्रा की क्या थी? राम मंदिर की व्यवस्था देखना। आरोप क्या है? करीबियों को दान गणना में इन्होंने रखवा दिया, अपने करीबियों को। अब इसी में एक किरदार है टिन्नू यादव, इनके खिलाफ तो एफआईआर है, खैर मुख्य आरोपी इन्हीं को माना जा रहा है, सलाखों के पीछे हैं। भूमिका इनकी क्या थी? चढ़ावा निकालने से रखवाली तक का जिम्मा था, चाबी इन्हीं के पास होती थी। आरोप है कि चोरी के मास्टरमाइंड नहीं है और लाखों की नकदी इनके पास से मिली है। किरदार नंबर 4, मनीष यादव, अभियुक्त टिन्नू के ये भतीजे हैं, सलाखों के पीछे हैं। भूमिका क्या है? मंदिर में दान के पैसों की गिनती करते थे, आरोप है कि चाचा टिन्नू के साथ मिलकर इन्होंने चोरी की है। किरदार नंबर 5 है लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, इनकी भूमिका क्या थी? ये कर्मचारी जो हैं, ये दोनों भी सलाखों के पीछे हैं। इनकी भूमिका दान के पैसों की गणना थी, आरोप है कि चढ़ावा चोरी में ये लोग भी शामिल थे। अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे, ये 2 चेहरे सलाखों के पीछे हैं। इनकी भूमिका रकम गिनती वाले कमरे तक पहुंचना, ये दान पात्र को लेकर जाना, गिनना। ये आरोप है कि दान पेटी से पैसे निकालते वक्त ही रकम चोरी कर ली जाती थी, उड़ा दी जाती थी। किरदार 7, सुभाष श्रीवास्तव, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, सलाखों के पीछे है, जो चढ़ावे का हिसाब किताब मिलाना, आरोप है कि खातों कागजों में रकम का एडजस्टमेंट इन्होंने किया है। ये वो चेहरे हैं जो या तो इस्तीफा दे चुके हैं या इस समय एफआईआर जिनके खिलाफ है, जो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही 8 और अन्य, या ये बहुत बड़ा सुसंगठित गिरोह था जिसने सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इसे अंजाम दिया है? और क्या गैंगस्टर वाली धारा भी इसमें लगनी चाहिए? हमको एक आईपीएस से बेहतर कौन बता सकता है? निर्मल कौर जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या इसमें गैंगस्टर वाली धारा भी लगनी आवश्यक थी? जी, जा सकता है। और एक जो आम सम्मति, जो कॉमन इंटेंट है, जो पुराने आईपीसी में 34 और 120 भी सेक्शन थे, वो तो शायद ज़रूर लगाए जाते हैं, क्योंकि मिली भगत बहुत है यहाँ, देख रहे हैं आप। ये ट्रस्ट की स्थापना हुई राम जन्मभूमि जो है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जब केस जीता गया तो गृह मंत्रालय द्वारा स्थापना की, और उसमें बहुत किसी को नहीं रखा गया, ना तो को रखा, ना तो वीएचपी को रखा, और बहुत ही काबिल लोगों को रखा गया जो बहुत समर्पित लोग थे। इसके जो अध्यक्ष है खुद वो बहुत मशहूर वकील है, और उनका जो परसराम जो जिन्होंने वकालत की सालों साल, और जिनका कि ट्रस्ट का कार्यालय भी उन्हीं के रेजिडेंस पे रजिस्टर्ड है। तो देखिए, उसके बाद ये ऐसा है कि डेफिनेटली कॉमन इंटेंट रहा, अकेले आदमी से ये संभव नहीं था, तो षड्यंत्र तो ही होगा। इसमें कौन कौन, ये जो 8 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग लग रहा है? जांच चल रही है, देखिए जांच तो चल रही है, जांच में और नए नाम। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जांच चल रही है, लेकिन एमएल शर्मा साहब, इस पर आपकी टिप्पणी भी आवश्यक है। ये 8 असल में, ये 8 आपके अंदाजे में लीपापोती की वजह से ये 8 हैं, या ये 8 ही हैं और जांच ऐसे ही शुरू होती? देखिए,
इतने साल हमारा इन्वेस्टिगेशन का अनुभव है, लीपापोती शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो एफआईआर है जिसमें इन 8 लोगों का नाम है, एफआईआर अपने आप में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। इट इज़ ओनली ए बिगनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, शुरू हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये कह देना कि और इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि इतना बड़ा जब चढ़ावा चोरी हुआ है तो मेरे अनुभव के अनुसार इसमें और भी होने चाहिए। एक बात आपसे पूछूं और इसका आप क्या कैटेगोरिकल जवाब देंगे? आप बहुत ईमानदारी के साथ बगैर लाग लपेट अपनी बात कहते हैं। जब कभी हाई स्टेक मामले होते हैं, ख़ास तौर से तब जब किसी बड़े संगठन या बड़े संस्थान से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है और वो भी उस संस्थान में बड़े महत्वपूर्ण पद का कोई व्यक्ति होता है और उस पर आरोप लगते हैं, तो जांचकर्ताओं पर प्रेशर होता है या पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रता होती है? देखिए, जांचकर्ताओं पर प्रेशर तब होता है जब तफ्तीश चालू हो जाए, लेकिन यहाँ अभी हम एफआईआर पर अटके हुए हैं। ये एफआईआर सिर्फ 8 के विरुद्ध है, लेकिन इसमें 800 अक्यूज भी हो सकते हैं। ये जांचकर्ताओं पर निर्भर होता है। मुझे अभी ये पता नहीं है कि एसआईटी का मुखिया कौन है। मैं तो पहले भी आपके इस शो में बता चुका हूँ कि ये तफ्तीश राज्य पुलिस से ले लेनी चाहिए और इसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए, तभी सत्यता का पता चलेगा। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ये वर्तमान एसआईटी इसमें निष्पक्ष और सुदृढ़ और अच्छी तफ्तीश कर पाएगी। इसमें राज्य सरकार निष्पक्ष और सुदृढ़ तफ्तीश कर पाएगी, इस बारे में उन्हें अंदेशा लग रहा है, जिनका वर्षों का अनुभव है, जिन्होंने महकमों को काम करते हुए देखा है और इन्वेस्टिगेशंस कैसी होती हैं, जिन्होंने देखा है इन एंड आउट। जिस बात को जानते हैं वो समझते हैं कि इसमें सीबीआई शायद बेहतर न्याय कर पाएगी जांच के साथ। अब जरा देखिए इनमें से एक चेहरा जिसको आपने देखा, टिन्नू मोहरा या मास्टरमाइंड टिन्नू यादव। क्या क्या प्रमाण सामने आए हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है? प्रबंधन में बड़ा रसूख था इसका, इसी के पास चाबी होती थी, वीआईपी एंट्री का जिम्मा इसके पास था, पूरा सिस्टम ये चलाया करता था। टिन्नू यादव धीरे धीरे इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि असल में ऐसा लगता था कि एग्जीक्यूटिव पावर्स तो इसी व्यक्ति के पास में है। ये टिन्नू मोहरा है या मास्टरमाइंड है? चंपत राय का करीबी है, विपक्ष का दावा है टिन्नू एक प्यादा है, उसको चलाया जाता था, रिमोट था चंपत राय के पास। हालांकि खुद चंपत राय ने कहा है कि टिन्नू यादव ने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। प्रमाण इसमें यह भी है कि नाम आते ही बड़े अधिकारियों का इस तरीके से इसमें यह देखा गया कि यहां किनारा होते हुए देखा गया। ये टिन्नू यादव है क्या भला? क्या ये एक वाकई ऐसा व्यक्ति है जिसने भरोसे का फायदा उठाया है? लेकिन इसमें एक बात दिमाग में आती है कि भरोसे का फायदा किसी एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना उठाया जा सकता है, लगातार किसी के भरोसे का फायदा नहीं उठाया जा सकता।